नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हेडलाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की सीमा पर भारी गोलीबारी, 3 नागरिकों की मौत, 16 घायल। पाक ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर लगाया उल्टा आरोप। गुजरात में पटरी पर लौटी जिंदगी, कई इलाकों से कर्फ्यू हटा, स्कूल कॉलेज खुले। हिरासत में आंदोलनकारी की मौत की सीआईडी जांच के आदेश। बिहार में नीतीश कुमार ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, महिलाओं को 35% आरक्षण, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। बीजेपी ने कहा जनता करेगी फैसला। मानसून की बेरुखी से उत्तर और मध्य भारत में सूखे का अंदेशा, बारिश में 12% की गिरावट। यूपी, महाराष्ट्र, केरल में सहमे किसान। और 1965 के युद्ध की स्वर्ण जयंती, देश ने दी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया शहीदों को नमन। और अब पहली खबर। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। बीती रात जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 3 नागरिकों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। भारत की तरफ से भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सीमा पार से गोलीबारी की वजह से सरहद पर दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से लोग डर के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आरएसपुरा और आर्निया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से बीती रात फिर फायरिंग की गई, मोर्टार दागे गए। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ चौकियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी निशाना बनाया। भारत की ओर से भी इसका माकूल जवाब दिया गया। डिप्लोमेटिकली पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया पाकिस्तान, और वो अपनी डेस्परेशन से जो फायरिंग कर रहा है। और अच्छी बात यह है बड़ी कि हमारी फोर्सेज जो है उसी जो है टर्म्स में उनको जवाब दे रहे हैं। सीमा पर हो रही लगातार फायरिंग से पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। राजनीतिक दलों ने इसे पाकिस्तान की हताशा करार दिया है। साथ ही मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग की गई है। ये जो बातचीत का जरिया जो शुरू होने वाला था पहले एनएसए लेवल पे और अब बीएसएफ और रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में, और बाद में डीजीएमओ की मीटिंग होनी थी, शायद उसको टारपेडो कर दें कि एक पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है। विश्व में तमाम इंटरनेशनल फोरम में इन बातों को उठाना चाहिए कि पाकिस्तान लगातार इस तरह का उल्लंघन कर रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इसी वजह से दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत पहले ही रद्द हो चुकी है। अब दिल्ली में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। बीएसएफ और डीजीएमओ स्तर की बातचीत का मकसद सीमा पार गोलीबारी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना है। सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान 51 बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। इस साल अब तक करीब 250 बार सीमा पार से फायरिंग हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायुक्त टीसीए राघवन को तलब कर गोलीबारी पर विरोध जताया है। उनके मुताबिक इस गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए हैं, जबकि करीब 46 घायल हुए हैं। इधर भारत में गुरुवार को पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी को पूछताछ के लिए 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जी हाँ, और फिलहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 सितंबर को ही जो डायरेक्टर जनरल्स हैं पाकिस्तानी रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, उन दोनों की मुलाकात होनी थी। जो स्थिति है मौजूदा इंटरनेशनल बॉर्डर पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उस पर चर्चा के लिए लगता है पता नहीं उस पर भी शायद संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और उससे पहले ठीक इस तरह की गोलीबारी, और वापस पाकिस्तान ने खासकर उल्टा आरोप ये लगाया है कि भारत की तरफ से जो है गोलीबारी हो रही है और कई दर्जन लोग वहाँ घायल हुए हैं। और इसके अलावा सोमवार से ही जो है वो लॉजिस्टिक्स और एजेंडे पे बातचीत शुरू होनी थी। ये डीजी लेवल की जो बातचीत है उससे ठीक पहले। और बताया जा रहा है कि किस तरह से आधी रात के बाद ही पाकिस्तानी रेंजर्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। और उसके बाद ये आरएसपुरा सेक्टर की घटना बताई जा रही है। आपने खुद तस्वीरें देखी, तस्वीरें गवाह हैं इस बात की। और अब राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से आवाज़ आ रही है इस तरह की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उठाया जाना चाहिए। इससे पहले हमें मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र स्तर की
जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की जो बातचीत है वो पहले ही रद्द हो चुकी है दोनों देशों के बीच। बेहद महत्वपूर्ण बात, और ख़ासकर इसके मद्देनज़र जबकि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों देशों के जो नेता हैं, वो रूस में उफ़ा में उनकी मुलाकात हुई थी और कई मुद्दों पर आम सहमति बनी थी। उसके बाद लग रहा था कि जैसे दोनों देशों के संबंध पटरी पर आ गए हैं। एनएसए स्तर की बातचीत भी तभी तय हुई थी, लेकिन उसका रद्द होना, उसके बाद अब इस तरह की गोलीबारी होना जिसमें आम मासूम नागरिकों की जान जाना, और उसके खासकर इस लिहाज से भी मद्देनज़र है कि जो डीजी स्तर की बातचीत है पाकिस्तान रेंजर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके बीच जो 6 सितंबर को बातचीत होनी थी ठीक एक हफ्ते बाद, वो भी अब टलती लग रही है। लगता है कि उस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और अगर देखा जाए जो सीज़ फायर वायलेशंस हैं, जो उल्लंघन है सीज़ फायर का, तो देखा जाए जुलाई से लेकर अब तक 70 से 90 बार ऐसा भारत का कहना है कि सीज़ फायर वायलेशन हो चुका है, उल्लंघन हो चुका है सीज़ फायर का। और अब तक जुलाई से लेकर अब तक जो है वो 6 लोगों के मारे जाने की बात भी कही गई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं, गंभीर घायल भी शामिल हैं इसमें। और इस बीच आपको मालूम होगा कि किस तरह से एक आतंकवादी पंजाब में पकड़ने के बाद अब दूसरा जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है जो पाकिस्तानी नागरिक है। और जो जोरा फार्म जगह है कश्मीर में, वहाँ जिन लोगों की जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके नाम भी कुछ इस तरह से बताए जा रहे हैं। लियाकत अली, सकीना बी, सलीमा बीबी और माखन सिंह, ये लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और इनको जम्मू में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इस बीच एक मेहमान का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अखिलेश सुमन, ये बताइए कि बातचीत बड़ा ही विरोधाभासी है, ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है, जबकि हम तस्वीरें ये देख रहे हैं कि भारतीय नागरिक जो हैं वो घायल हो रहे हैं और किस तरह से उन्हें नुकसान पहुँच रहा है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में। उधर पाकिस्तान भी आरोप लगा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे अरफा, ये बात सही है कि अब गोलीबारी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। भारत ने जो पहले कहा था कि हम चौतरफा 5 गुना जवाब देंगे, तो ये बात सच है कि भारत की तरफ से ही गोलीबारी हो रही है। भारत का यह कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है तो हमें उसका जवाब देना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के साथ संबंध को सुधारने का, ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो हमको लगता है कि भारत इस नीति पे चल रहा है और दोनों तरफ के आम नागरिक इसके शिकार हो रहे हैं। आप देखें कि कल बीएसएफ का एक अफसर भी घायल हुआ था, कल एक बीएसएफ के अफसर की भी मौत हुई थी। उधर से पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से किसी की मौत हुई है। तो दोनों तरफ से एक तरह से कहें कि है, आरोप प्रत्यारोप है। अभी अब्दुल बासित से भी बात करने की कोशिश की गई। अब्दुल बासित ने भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग तब होती है जब भारत की तरफ फायरिंग होती है। तो मतलब ये एक ऐसा सिलसिला चल रहा है कि कौन किसने शुरू किया और किसने जवाब दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और अगले महीने 9 से 13 के बीच में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की मीटिंग होने वाली है। अभी यह मीटिंग अगर कोई तरीका निकले, क्योंकि कल पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स की मीटिंग में यह तय होगा कि किस तरह से मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि ये जो सिलसिला बन चुका है फायरिंग का वो रुक पाए। जी अरफा। जी, और फिलहाल इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं सीमा पार से, जिस तरह की गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, अब जुलाई से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो 70 से 90 के बीच उल्लंघन हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट प्रसाद जी, ये बताइए कि फिलहाल किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या फिलहाल जो बातचीत का तरीका अपनाया गया था उफ़ा में, जिस तरह से बातचीत हुई थी, दोनों नेताओं के बीच में आम सहमति बनी थी, सब कुछ ध्वस्त होता लग रहा है? जी देखिए, ऐसा असलियत ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी भारी डाइकोटमी है। पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके यहाँ सरकार कौन चलाता है। क्या सरकार उनके प्रधानमंत्री चलाते हैं कि सरकार उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो चलाते हैं। सबसे बड़ी जो उनकी बैटल हो रही है इस समय इन दोनों के आपस में हो रही है। एक तरफ तो जो उनकी सिविल गवर्नमेंट है वो चाहती है कुछ इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, जिस तरह से ऊफा में बातचीत हुई है, जिस तरह से सार्क में बातचीत होती है, उसका पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन जहाँ तक कि आर्मी का सवाल है और आईएसआई का सवाल है, वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसके समझता है कि हित में नहीं है
चाहे उसकी पब्लिक कहीं भी जाए, चाहे उसकी पब्लिक की इम्प्रूवमेंट हो या ना हो, उससे पाकिस्तान आर्मी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बात रही कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कंटिन्यूसली सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जवाब सोचना ही पड़ेगा। और वो जवाब ये है कि एक तरफ बातचीत हम ज़रूर करें, बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे रेंजर्स के डीजीज और डीजी बीएसएफ बात करें, चाहे बाद में चल के डीजीएमओ बात करें, लेकिन बात हो ना हो ये तो अभी आगे चल के देखेंगे। लेकिन इस समय ज़रूरत इस चीज़ की है कि पाकिस्तान आर्मी को ये समझाना पड़ेगा अपने एक्शन से कि आप जो हम पर कर रहे हैं उसका आपको बहुत महंगा जवाब पड़ेगा। जी, तो मैं समझता हूं कि एक टर्मिनोलॉजी जो हम आर्मी में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एक फायर असॉल्ट। अब फायर असॉल्ट का टाइम आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि सही तरीके से फायर असॉल्ट की यूटिलिटी आ गई है और उसको अब इस्तेमाल किया जाएगा। जी, जनरल शंकर प्रसाद, पहली बात तो मैं ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि फायर असॉल्ट क्या होता है, और दूसरी बात, पाकिस्तान ने खुद ये आरोप लगाया है कि उसके कई दर्जन नागरिक जो हैं जख्मी हुए हैं। उन्होंने खुद भारतीय जो हाई कमिश्नर हैं उनको बुलाकर उन्हें तलब किया है और उनसे शिकायत की है। देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर नवंबर में भी इस किस्म से कुछ एक्शन किए गए थे पाकिस्तान के। अगर मुझे तारीखें याद है तो 6 और 9 नवंबर के आसपास ये हुआ था। उस समय पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भाग कर गया था कि जी हमें बड़ी परेशानी हो रही है, इंडिया हमें बड़ा पनिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। आपसी मामला है, आपस में सुलझाइए। आप शिमला एग्रीमेंट और लाहौर के नीचे आप लोग आपस में सुलझाइए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए, फायर असॉल्ट की डिटेल्स तो मैं आपको क्या समझाऊंगा टीवी में, लेकिन इसका केवल मतलब ये है कि विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल आप ऐसे मिलिट्री एक्शंस लें जिससे कि दुश्मन को नुकसान हो, अच्छा तगड़ा नुकसान हो, जिससे कि वो दोबारा नुकसान करने की जरूरत न करे। वो नुकसान इतना होना चाहिए कि वो उसको सहन करना कठिन समझे। तो इसकी डिटेल तो मैं क्या समझाऊंगा और क्या समझेंगे लोग, लेकिन केवल इतना समझना काफ़ी है कि फायर असॉल्ट का मतलब ये है कि विदाउट क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल और द लाइन ऑफ कंट्रोल, कुछ ऐसी हरकतें की जाएं जिससे उनके ऊपर चोट लगे। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए फिलहाल, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिनेमा के दोनों पार जो है वो मैं नहीं कह रहा, वो हमारे वो मैं नहीं कह रहा जी, वो मैं नहीं कह रहा, वो हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं नहीं कह रहा, वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है। आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ उसकी मिलिट्री की तरफ से बता रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात यही है जनरल प्रसाद की फिलहाल सीमा के दोनों पार जो हैं वो मासूम नागरिक हैं, सैनिक नहीं हैं, जिनकी मौत हो रही है। वो मासूम लोग जो कि मजबूर हैं, अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। दुख की बात है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। फिर से पकड़ा गया पाक आतंकी। 1 महीने के भीतर दूसरा मामला। एनएसए स्तर की बातचीत रद्द। सीमा पर नहीं रुका हमला। देखिए RSTV विशेष पाक की हरकत, शाम 7:30 बजे। और गुजरात में अब हालात सामान्य हो रहे लगते हैं। 3 इलाकों से कर्फ्यू भी हटा लिया गया है। हालांकि अहमदाबाद के कुछ संवेदनशील इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च जारी है। पटेल समुदाय जहां अपनी मांग पर अब भी अड़ा है, तो विपक्ष अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। गुजरात में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। शुक्रवार को तकरीबन सारे बाजार खुले रहे। सड़कों पर रोजमर्रा की आवाजाही देखी गई। अहमदाबाद के नारनपुरा, घाटलोदिया और वदाज इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया, जबकि हालात को देखते हुए निकोल, ओधव, रामोल, बापूनगर, नरोदा और कृष्णा नगर में अब भी कर्फ्यू जारी है। शहर के कुछ इलाकों में अब भी सेना बनी हुई है, जबकि बाकी जिलों में शांति बरकरार है।
आज से नॉर्मल हो रहे, स्कूल भी खुल गए हैं, अभी शांति है। ऐसा ही माहौल कायम रहे, गुजरात में कायम ही शांति रहे। लोग ये चाहते हैं, हम चाहते हैं, सारी प्रजा ये चाहती है। आप अपनी बात रखना चाहते हैं सरकार के सामने तो उसे अहिंसक तरीके से रखिए। इस तरह से हाल ही में जो मंदिर जा रहे थे वो बाप बेटे की मौत हो गई, तो इस तरह से जो होता है तो वो हिंसा होती है और अल्टीमेट होता है। पाटीदार समिति के नेता हार्दिक पटेल ने शुक्रवार को जाट समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जो हरियाणा में आरक्षण की मांग की रणनीति बना रहे हैं। पटेल समुदाय जहां अपनी मांग पर अड़ा है, वहीं विपक्ष राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। 10 सालों के अंदर 500 लड़के को जॉब मिलती है, 500 सिर्फ 10 साल में। 8 से 9 हज़ार किसान आत्महत्या कर लेते हैं और जॉब नहीं मिलने की वजह से बच्चे जो छोटे होते हैं उसकी माँ विधवा होती है, वो आत्महत्या कर लेता है। ये सबके दिल की आहट है और इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा चला हुआ है और मैं मानता हूँ इसे राष्ट्रव्यापी बनाना है। 25 तारीख को जब हार्दिक पटेल और उनके साथियों ने कहा कि हम अनशन पर बैठे हैं, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने एट्रोसिटीज की और परिस्थिति एकदम काबू के बाहर हो गई। किसने ये ऑर्डर्स किए? या होम मिनिस्टर ने किए, चीफ मिनिस्टर्स ने किए। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने पटेल समुदाय के एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में हुई मौत की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को हिंसा पर जांच रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कहा था कि पुलिस निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की अगुवाई में पटेल आरक्षण की मांग को सड़कों पर लाया गया। अहमदाबाद में विशाल रैली की गई और इस पूरे मामले में एक बिल्कुल नया चेहरा उभर कर सामने आया। वो चेहरा है समिति के नेता हार्दिक पटेल का। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने हार्दिक पटेल से अहमदाबाद में बातचीत की। क्या मांग है सीधे सीधे शब्दों में पटेल समुदाय की तरफ से सरकार को? पिछले 10 सालों से जिस प्रकार पटेल समुदाय को जॉब में, एजुकेशन में, फार्मर को जिस प्रकार नुकसान हो रहा है, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि 27% जो ओबीसी कोटा है यहाँ पर गुजरात में, उसे हमें शामिल किया जाए। जो जातियाँ उस आरक्षण में हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के कुछ छिटपुट बयान आए हैं कि शायद वो इस बात को स्वीकार ना कर पाएं कि उनका जो हिस्सा है उस 27% में, उस हिस्से में से पटेल समुदाय को भी अकोमोडेट किया जाए। 1000 लोग कहेंगे तो भी आप नहीं दे सकते, लेकिन आज 50-55 दिनों में 80 लाख लोग रोड पर आए कि हमें आरक्षण चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए। तो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को अपने संविधान में चेंज करना चाहिए इसके बारे में। आपका क्या संदेश है अपने जो समुदाय के लोग हैं उनको? जीएमडीसी ग्राउंड पर जितने भी पुलिस अधिकारी उनको सस्पेंड किया जाए, 302 के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाए। जहाँ जहाँ पर हमारे बच्चों की शहीद हुए, हमारे बच्चे शहीद कहेंगे हम उन्हें, वो शहीद हुए उन बच्चों के एरिया में जो पीआई हो, पीएसआई हो, जो कांस्टेबल हो, उन सबको सस्पेंड किया जाए। 302 के तहत मुकदमा चलना चाहिए और उनको परिवार को मुआवजा देना चाहिए। और अगले दिनों में वक्त देखकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे और ये आंदोलन जारी है अहिंसा के मार्गों पर। हार्दिक पटेल का कहना है कि वो राजनीति में शामिल नहीं होंगे, आएंगे नहीं, लेकिन राजनीति से दूर भी नहीं रहेंगे। कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। गुजरात से बिहार चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 साल की योजनाओं के बारे में आज बताया। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने इसके लिए अगले 5 साल में 2,70,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की बात कही। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के विजन डॉक्यूमेंट को गुमराह करने वाला करार दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के सामने अगले 5 साल की विकास योजनाओं का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि हम जिन योजनाओं को चला रहे हैं उनको आगे जारी रखने के साथ साथ उनमें और भी सुधार करेंगे। जिन योजनाओं को चला रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, उनको तो दृढ़तापूर्वक आगे क्रियान्वित करना ही है और उन सभी कार्यक्रमों में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप धनराशि उपलब्ध कराते हुए, उसको ठीक ढंग से मॉनिटर करते हुए, अनुश्रवण करते हुए इस काम को तो आगे जारी रखना ही है। लेकिन उसके अलावा आखिर हम जहां पहुंचे, हम जिस मंजिल तक पहुंचे हैं उसके आगे भी जाना।
जिन 7 योजनाओं पर नीतीश कुमार ने ध्यान देने की बात कही, उनमें छात्रों को क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, उद्यमिता विकास के लिए मदद, कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा, पाइप वाटर सप्लाई योजना, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर गांव में सड़क, महिलाओं को 35% आरक्षण और 5 मेडिकल कॉलेज खोलना शामिल है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में बिहार के विकास के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसलिए हम राज्य की तरफ से ये विचार है हमारा कि एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हम शुरू करेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए की सीमा उसमें होगी कि 12वीं कक्षा के बाद कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए तक का। इधर बीजेपी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला जनता ही करेगी। समय आ गया है कि अपना लेखा जोखा लेके बिहार की जनता के पास जाएं, उनको बताएं कि हमने क्या किया है, भविष्य में क्या करेंगे वो बात की बात है। आज तक उन्होंने क्या किया है बिहार की जनता को बताएं, तब शायद कुछ गुंजाइश बन सकती है। बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग है। अब लोगों को इंतजार है चुनाव की तारीखों का। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने 1 रैंक 1 पेंशन के मसले की जल्द सुलझने की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले को देख रहे हैं। इस बीच सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में 75 दिनों से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का आंदोलन जारी है। मांग पूरी नहीं होने की वजह से सैनिक 1965 के युद्ध की जीत के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल नहीं हुए। पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। नहीं आए, क्यों नहीं आए? हम दुखी हैं, गुस्से में हैं। प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि आप हमें बुलाएं, हमारी को सुने, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जब कोई सच्चाई पता लगेगी तो आप एकदम हमें 1 रैंक 1 पेंशन दे दोगे। सरकार की ओर से इस मसले को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पूरे मसले को देख रहा है और जल्द इस बारे में फैसला होगा। मैं इतना ही बोलता हूँ कि इन प्रिंसिपल तो अप्रूव कर दिया, अभी थोड़े बहुत जो कुछ गैप्स है वो भरने की कोशिश चालू है। गिव इट सम टाइम फॉर कंप्लीशन। 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख और वेतन को लेकर पेंच फंसा है। पूर्व सैनिक पिछले 2.5 महीने से इस मुद्दे को लेकर अनशन कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने से करीब 24 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश आज 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। अमर जवान ज्योति पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध को 50 साल पूरे हो गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि 1965 में हुए युद्ध के 50 साल पूरे होने पर मैं उन सभी साहसी जवानों को नमन करता हूं जो युद्ध में हमारी मातृभूमि के लिए लड़े। सैन्य बलों का साहस और उनकी बहादुरी प्रेरणादायी है। उन्होंने हर बाधा पार की और भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की। 1965 में 5 महीनों तक पाकिस्तान के साथ चली जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दी थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस साल देश भर में 12% मानसून की कमी देखी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा असर मध्य भारत पर पड़ा है। इसमें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ इलाके और केरल शामिल है। हालात सबसे ज्यादा खराब मराठवाड़ा में हैं, जहां सूखे जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पीने का पानी भी अब सरकार के सामने एक चुनौती बन गया है। मराठवाड़ा में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश बेहद कम हुई, जिससे अब यहाँ के बाशिंदों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। पानी की कमी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, जिसका हल ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जो अकाल की परिस्थिति है
उस परिस्थिति के ऊपर राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ पर एक बैठक ली गई। किस प्रकार से हम लोगों को पीने का पानी दें, किस प्रकार से जानवरों को हम चारा दें, इसका पूरा नियोजन किया गया है। यह हाल सिर्फ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा का ही नहीं है। कोंकण में भी 38% कम बारिश हुई है। वहीं गोवा में 32%, तटीय कर्नाटक में 44, दक्षिण कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 25 और केरल में 31% कम बारिश हुई है। मध्य और दक्षिण भारत के ये हाल हैं तो उत्तर भारत के भी कई इलाके कम बारिश की मार झेल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 36% कम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 और पंजाब में 31% कम बारिश आंकी गई। जो मुख्य एक पैरामीटर हो सकता है जिसकी वजह से कम बारिश अभी तक हुई है वो एलिनो का है, क्योंकि इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिनो पैसिफिक ओशन में बना हुआ है और उसका असर हमारी मानसून की बारिश में हमने देखा है कई बार अच्छा नहीं होता है। मौसम विभाग की माने तो पूरे देश में इस साल 12% कम बारिश हुई है। इसमें जुलाई के माह में 17% कम बारिश हुई, जबकि अगस्त में अब तक 10% कम पानी बरसा है। अब ऐसे में पिछले साल कम मानसून की मार झेल चुके किसान इस साल दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।